ठीक है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू डेल्टा पी। तो डेल्टा एच की एक ये डेफिनेशन बनी, ये क्या बनी है, डेफिनेशन बनी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एच। और यही डेफिनेशन मैंने शुरुआत में आपको यहां पर लिखी थी। तो डेल्टा एच को अगर अपन बताएं तो डेल्टा एच इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो भी डेल्टा एच निकल जाएगा। हीट कंटेंट क्या है एंट्रोपी से पता चल जाएगा। और डेल्टा एच को अच्छा अपन डायरेक्ट क्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि क्यू क्या होता है, हीट। समझ में आ रही बात। और डेल्टा एच को अगर मैंने क्यू पी बोल सका तो ऐसा बोल दिया, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, दिस वन, दिस इज नॉट करेक्ट। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो हीट कंटेंट लिया है वो किस पे लिया है, कांस्टेंट प्रेशर पे लिया है, तभी तो एंट्रोपी बनेगी वो। इसीलिए तो उसको नए सिरे से बताया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये, पर इज दैट क्लियर, सारी इक्वेशन क्लियर हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये आप कुछ भी मतलब किसी से भी समझो, आपको ये समझ ही नहीं आएगा पहली बार में क्या चल रहा है। एंट्रोपी हीट, अपन ने हीट पढ़ तो लिया, अब ये नई सिरे से एंट्रोपी क्यों दे रहे हैं। तो एक ये अच्छा, ये कैसा है, एक स्टेट फंक्शन है। ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा बस। ये बीच में किस रास्ते से चेंज हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। पढ़ लिए थे हमने स्टेट फंक्शन। अच्छा, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, आप लिख लेना उसमें, मैंने शायद गलती से बोल दिया था क्या, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। वर्क इज नॉट स्टेट फंक्शन। वर्क डिपेंड करता है पाथ पर, ठीक है। अगर आपने कहीं लिखा हो तो उसको आपने चेंज कर लेना, ठीक है। वर्क इज नॉट स्टेट फंक्शन। चलो, तो ये क्लियर हो गया। एंथैल्पी एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन हीट इज, अच्छा ये साइन क्या आ रहा है, प्लस, साइन क्या आ रहा है जैसे प्लस, तो हम क्या बताएंगे कि इट इज इंपॉर्टेंट। प्लस मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, है ना, कितने पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जितने में हीट एब्जॉर्ब की गई है, सिस्टम ने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब की हुई है, उसी को ही मेजर को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। चेंज इन एंथैल्पी, मतलब उसमें एंथैल्पी का चेंज क्या होगा, आपने प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा और उसने हीट जो एब्जॉर्ब की हुई इस समय जितनी आपकी, तब अपन उसको बोलते हैं डेल्टा एच, ठीक है। तो यहां से ये चीज को आपको क्लियर हो गई। अब डेल्टा यू की जगह अब तुम वहां पर रखोगे एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से कुछ स्पेशल मिलेगा नहीं आपको, तो यहां इसको पुट नहीं करते हैं जनरली, इसको यहाँ पर पुट नहीं करते हैं अपन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यहीं से निकल गई ना, दोनों इक्वल आ गए ना, ये दोनों एक अच्छी से डेफिनेशन निकल गई कि आपने एच और क्यू को क्या कर दिया है, रिलेट कर दिया है, ठीक है। तो हम बस इसको यहीं पे यूँ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे लिए ज़रूरी था। कांस्टेंट प्रेशर पर ही बात करते हैं अपन, ठीक है। तो एक नया स्टेट फंक्शन बनाया ये, कांस्टेंट प्रेशर पर हमने इसकी बात की, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें होती है, जैसे ये एंथैल्पी के बारे में तो ये हो गया। अब जैसे एनसीईआरटी को अलग तरीके से यूँ बताया उसने, एनसीईआरटी ने जो बताया है, अच्छा एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम भी देख लेते हैं अपन। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी कितना होगा, 0, ठीक है। अच्छा ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिखा था, एक कांस्टेंट वॉल्यूम भी था, मैंने आपको शायद बोला था कि उसमें नहीं है, पर ये भी एक इक्वेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। अच्छा डेल्टा यू कितना होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, अच्छा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या निकला था आपका,
एक मिनट, एक चीज, वी डेल्टा पी। यहाँ पे इस तरह का इक्वेशन में रखते हैं तो दोनों अलग अलग आ जाएंगे। एक तो डेल्टा एच इज इक्वल टू वी डेल्टा पी माइनस पी डेल्टा भी आ जाएगा, फिर प्लस वी डेल्टा भी आ जाएगा। क्या? अगर अपन इसमें रखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में जो बनता है, इसमें अगर रखेंगे अपन तो क्या आएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा, नहीं प्लस वी डेल्टा पी। क्यू वी हो जाएगा, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो। हाँ, देखो जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? 0 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगर वर्क डन 0 है तो यहाँ पर पुट करो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू, और आपने कितने पे रखा? कांस्टेंट वॉल्यूम रखा, इसलिए क्या लिखोगे आप? वी। मतलब आप क्या बोलोगे? देखो अब यहाँ से एक नई डेफिनेशन निकल के आई है, क्यू वी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? अमाउंट ऑफ हीट के बराबर होती है। कब? जब वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। समझ में आ रही है बात? वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अच्छा, एक्चुअली ये वैल्यू डेल्टा यू की जगह आप क्या रखो? डेल्टा यू की जगह क्या रखो? क्यू वी। डेल्टा यू की जगह आप क्या रख सकते हो? हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी हो गया। देयरफॉर इक्वेशन 6.8 आपको दे रखी है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा वी यू प्लस पी डेल्टा वी। इस पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। 1 मिनट और रोकना इसको जरा। अब जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम कब रहेगा? जब कंटेनर क्या रहेगा? कंटेनर क्लोज रहेगा ना। कंटेनर क्लोज रहेगा मतलब प्रेशर क्या रहेगा आपका? प्रेशर आपका कुछ ना कुछ रहेगा उस समय, प्रेशर कुछ ना कुछ रहेगा। प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं रहेगा उस समय, ठीक है, प्रेशर कुछ भी रहेगा। बट अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे? जो आपका चेंज इन प्रेशर है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम है, वो कितना रहेगा? 0। आपको इसी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। क्यों? क्योंकि आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या है? चेंज इन वॉल्यूम क्या है? 0। अगर मान लेते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है? 0, मतलब वॉल्यूम बदल नहीं रहा है, क्लोज कंटेनर में है, तो डेल्टा वी का वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। डेल्टा वी अगर 0 के बराबर होगा तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा आपका? क्यू वी के बराबर। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि ये किस पे कर रहे हैं आप? क्लोज कंटेनर में कर रहे हो, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो। पी डेल्टा वी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वी डेल्टा पी ले रहे हो ना, तो वहाँ तो प्रेशर वेरी हो रहा है ना। हाँ, वो तो गलत हो जाएगा ना। मतलब आपको इसी से ही दोनों करना पड़ेगा, पी डेल्टा वी से ही डेरिवेशन करना पड़ेगा इसका भी। ये मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये वाली चीज़ें अधिकतर यहाँ तक यूट्यूब वगैरह पे भी इतना नहीं बताया। उसमें क्या किया है कि बस केवल पहली क्वेश्चन बता दी है और बस उसको कर दिया है कुछ तो भी। ठीक है,
एक और छोटा सा यहाँ पर एक डेरिवेशन याद रखना है आपको। अच्छा, मतलब ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन गई है पी डेल्टा वी वाली, ठीक है। और वी डेल्टा पी में, ठीक है, जब वी डेल्टा पी था वहां से हमने क्या निकाला, हमारे पास दो कंक्लूजन निकला हुआ है आपका। एक तो क्यू पी इज इक्वल टू कितना, डेल्टा एच, और क्यू वी इज इक्वल टू कितना, ये क्यू वी समझ गए कहां से आया, समझा नहीं? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू यहां से आ गया, मतलब ये डेल्टा वी क्या रख दिया आपने, 0। और वर्क डन बेटा कितना होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, मतलब क्यू माइनस पी डेल्टा वी लिख दूं सीधे। तो ये डेल्टा वी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये डेल्टा वी यहाँ पर 0 रखेगा, तो यहाँ से डेल्टा यू कितना हो जाएगा, क्यू, पर अपन ने कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्यू वी। तो यहाँ से इन दोनों से रिलेट होके आता है आपका कि डेल्टा यू क्यू वी के बराबर, और डेल्टा एच किसके बराबर, यहाँ से डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर, ठीक है ना। यहाँ से एक्चुअली इसको बाद में कर देते हैं अपन, डेल्टा एच किसके बराबर, डेल्टा यू के बराबर। तो इसको अगर इक्वेशन 1 बोले और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोले, दोनों को इक्वेट करने पे क्या मिलता है आपका, ये दोनों बराबर है, तो डेल्टा एच किसके बराबर आता है, क्यू वी के बराबर, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें ये इक्वेशन का यूज किया गया है आपने, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और दे रखा है कि इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है, जो फाइनल फॉर्मूला अभी भी डिराइव नहीं हुआ है डेल्टा यू का। ये सब याद रखना, ये सब डेफिनेशन है। ये क्या है, डेफिनेशन, ये किसकी डेफिनेशन बनी, ये किसकी डेफिनेशन बनी, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, पर ये किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर भी होता है, ठीक है। तो आप ये दोनों डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम और एट अ कांस्टेंट प्रेशर। एट अ कांस्टेंट प्रेशर तो वो एंथैल्पी चेंज जो होता है उसी की डेफिनेशन बन जाती है, उसी से डेफिनेशन आपको बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये किसके बराबर बनता है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी के बराबर बनता है, जो कि अल्टीमेटली ये डेल्टा एच के बराबर भी आता है, पर डेफिनेशन कांस्टेंट प्रेशर वाली दी गई है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये याद रखना, डेल्टा एच नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक के लिए, डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस पता है क्या होती है, सिस्टम से हीट निकल, हाँ, और डेल्टा एच पॉजिटिव होगी फॉर एंडोथर्मिक, ठीक है। अब तुम समझ ही गए, एक्सोथर्मिक मतलब अगर उसके सिस्टम की हीट निकल जाएगी तो हीट क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी मतलब उसकी हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज को अपन क्या बोलते हैं, माइनस क्यू। अगर क्यू में माइनस है तो डेल्टा एच भी क्या होगा, माइनस। सही बात समझ में, दोनों लिख लिया, ठीक है। अब सॉलिड और, अच्छा इसमें एक और लाइन दे रखी है एंथैल्पी के बारे में, क्या दे रखी है कि एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो ये हो गया, जो डेल्टा एच आ रहा है आपका, अच्छा कोई एक डेफिनेशन बनी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, क्यू वी। तो इसके बाद ये लाइन दे रखी है, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इज नॉट यूजुअली सिग्निफिकेंट फॉर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब अगर सॉलिड और लिक्विड है तो डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब उसमें अपन इतनी बात नहीं करते हैं। ये सब अपन ये सब किसके लिए अप्लीकेबल है, गैस के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब दिस डिफरेंस का मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू गैसेस के लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ तो गया फॉर्मूले से दोनों इक्वल है, हाँ। मतलब जब गैस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फाइनल इक्वेशन गैस की लिखनी पड़ेगी, और क्या मान लेते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एनआरटी आपकी इक्वेशन है ना। इनिशियली एट ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है, पी, वॉल्यूम कितना है, वी ए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने थे ए के, ए, आर तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर की जगह क्या रखोगे आप, टी, ठीक है।
बाद में ये कितना हो गया आपका प्रेशर P, वॉल्यूम कितना हुआ VB इज इक्वल टू NBRT। इसको इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा P VB माइनस VA इज इक्वल टू RT कॉमन आ जाएगा NB माइनस NA, अच्छा यहाँ पर लिख लेना NA है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट, NB है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट। अच्छा VB माइनस VA को क्या बोलते हैं P डेल्टा V इज इक्वल टू RT, और इसको क्या बोलेंगे डेल्टा NG। NB माइनस NA को क्या बोलते हैं डेल्टा NG। क्लियर है? अच्छा आपने इक्वेशन क्या थी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V थी, अपन इसी में इसी को ही अपन निकाल रहे थे। P डेल्टा V की जगह अपन क्या रखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर एंट्रोपी, दिस इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस। एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी अगर आपको गैसेस की इक्वेशन की निकालनी है तो आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप इस इक्वेशन से डेल्टा H भी निकाल सकते हो, या डेल्टा H पता है तो डेल्टा U भी निकाल सकते हो, ठीक है। डेल्टा NG है क्या? NG नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लेना है। एक्चुअली डेल्टा NG यहाँ से डिफरेंस आ रहा है ना, डेल्टा NG की वैल्यू ये रही, ये पुट करी आपने NB माइनस NA, ठीक है। जैसे कि मान लो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, अब ये बैलेंस नहीं है तो मैंने क्या कर दिया 2 लगा दिया। अब यहाँ पर ये गैस है और ये भी क्या है गैस, और HCl भी क्या बनी गैस। तो Na मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसेस ओनली, तो ये H2 गैस है तो इसके कितने मोल हैं 1, आगे कुछ भी नहीं तो क्या मानते हैं अपन 1। तो Na के मोल कितने हैं, Na के मोल कितने हैं, रिएक्टेंट कितने हैं इसमें 2, तो एक इसका मोल और एक इसका मोल, तो Na की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 1, और Nb का वैल्यू कितना हो गया, मतलब ये तो 2 हो गया और Nb डायरेक्ट कितना है यहाँ पर 2, तो Na प्लस Nb 1 प्लस 1, और Nb कितना डायरेक्ट यहाँ से 2 दिख रहा है। इसमें कोई समस्या है? ठीक है। अगर मान लो ये गैस नहीं होता, ऐसा होता X गैस प्लस Y लिक्विड गिव्स 3 मोल्स ऑफ XY ऑफ गैस, ऐसा कुछ होता, सिचुएशन ऐसी होती, ठीक है। तो क्या होता, तो अपने को कंडीशन क्या है कि ये किसके यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स ओनली फॉर गैस। तो यहाँ पर ये गैस है तो इसका कितना मोल है 1, तो Na का वैल्यू कितना है 1, क्या ये गैस है, इसको जोड़ना नहीं है। Nb कितना हो जाएगा 3,
तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, 3 - 1 तो कितना 2। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा एन जी के हिसाब से भी देख सकते हो क्या कि अगर एन जी आपका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो बताओ क्या होगा। डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू और डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। बताओ दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो सॉरी डेल्टा एन जी, तो ये क्या बता रहा है, ये पॉजिटिव, मतलब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव। तो डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा यू में कुछ जुड़ा हुआ नंबर है तो डेल्टा एच क्या है, बड़ा हो गया, तो दिस विल बी ट्रू। नहीं समझे? और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो अब देखो डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताता है कि डेल्टा एच है वो डेल्टा यू में से घटा हुआ है, तो डेल्टा यू बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये वाली कंडीशन सही होगी। ठीक है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, इस केस में ये होगा। चलो क्लियर है? तो ये पूरी कहानी थी किसके बारे में, एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, एक इसका बता दो, इसका कितना होगा, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। इसका डेल्टा एन जी कितना आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव कितना आएगा, फाइंड डेल्टा एन जी। डेल्टा एच छोटा है, हाँ, प्लस आएगा कि माइनस, -1 आ जाएगा ना, दो सब गैस है ये। ठीक है, और ये क्या 2, तो 2 - 3 तो कितना, समझ गए? तो आपको सॉलिड का नहीं लेना है, लिक्विड का नहीं लेना है, सॉलिड और लिक्विड आपको पहचानने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे इसका आपको निकालना है, कार्बन सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है, ये होता है क्या, CO2 गैस। इसका निकालना है डेल्टा एन जी, तो कितना निकलेगा, डेल्टा एच बड़ा रहेगा। क्यों, कहाँ से भाई, ये गैस है इसको क्यों गिन रहे हो, ये सॉलिड है इसको क्यों गिन रहे हो, ये तो गिनाएगा ही नहीं। इसका 1 और इसका 1, 1 - 1 कितना, 0। अच्छा, तीसरी कंडीशन और लिख लो, अगर ये पहला, ये दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये रही, दूसरी कंडीशन ये रही, तीसरी कंडीशन ये कि अगर डेल्टा एन जी कितना हो गया, 0 ही हो गया, तो डेल्टा एन जी 0 हो गया, इसका मतलब डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू के। 0 रखोगे ना वहाँ पर। ठीक है, तो ये निकालते आ जाएगा, आपको गैस का लेना है, आपको Na-NB इस तरीके से ये हो गया और आपका डेरिवेशन है। हाँ, ये एंथैल्पी तो यार, एंथैल्पी की डेफिनेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इसमें भी आएगा आपको हमारे फिजिक्स में, है ना। तो यहाँ पर एक बचती है कौन सी, एक एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी और फिर आपकी हीट कैपेसिटी। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब दूसरा जो चीज़ है, नेक्स्ट हेडिंग है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर मैथ्स करते हैं अपन। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन लिख लो। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये जनरली कॉम्पिटिटिव का टॉपिक है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लिखो, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज, whose value depends upon quantity and size। किसके साइज पर, ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। और इधर क्या लिख लेना, सब कुछ वही लिख लेना, डू नॉट कर लेना बस। एग्जाम्पल,
समझा रहा हूँ क्या होता है। फिर इंटेंसिव का एक और बता दो। क्या? ये दोनों ठीक है समझ में? हाँ, डू नॉट वैल्यू यहाँ पे क्या लिख लेना बस। और इसमें एंट्रोपी आ सकता है। क्या? हाँ, एंट्रोपी अभी पढ़ा नहीं है तो इसमें एग्जाम्पल में दिया भी नहीं है। सुनिए आई क्या? आई इंटरनल एनर्जी हो गया क्लियर? ठीक है, टेम्परेचर, डेंसिटी। अच्छा, इसके एग्जांपल कैसे हैं? जैसे मान लो खुद मास छोटा होगा या बड़ा होगा तो आंसर्स बदल जाएंगे। आंसर्स कैसे? जैसे छोटे मास की ग्रेविटी, छोटे मास पे आपका जो वेट है उसका ज़्यादा, मास कम और ज़्यादा। मतलब अपने आप में ये क्या बता रहा है कि खुद मास पे ही चीज़ें डिपेंड कर रही है। मतलब मास किस पे डिपेंड करेगा? मीटर पे। मीटर मतलब अगर जैसे मान लो ये इतना बड़ा बक्सा है तो इसका मास कितना है? 10 किलो। बक्से को काट दिया तो मास कितना हो गया? 5 किलो। तो मीटर को कम करने से मास भी क्या हो गया? कम हो गया। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मीटर पे। तो मीटर किस, मास किसी प्रॉपर्टी है? मीटर कम करने से मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वॉल्यूम, क्या मास कम करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा? जगह कम हो जाएगी। मतलब ये मास पे डिपेंड करता है ना। जैसे अगर इतनी जगह थी, इसका टोटल का वॉल्यूम कितना था? v। अगर इसको आधा कर दिया तो v/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? v/2। वॉल्यूम क्या हो गया इसका? आधा, क्योंकि आपने मैटर को क्या कर दिया? आधा कर दिया। इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड करती है मास पे। वो तो अपन ने देखा ही था, 3 चीजें देखी थी। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती? हीट, वर्क, मैटर। पर मैटर की कोई बात नहीं की थी अपन। सब किस पे बात की थी? हीट और उस पर। अल्टीमेटली मैटर भी अहम आता है उसमें, ठीक है, वो अपन हीट की जब बात करेंगे। ठीक है, सिमिलरली एंथैल्पी भी अपन ने बात की है और ये हीट कैपेसिटी अभी बात नहीं की है। तो ये सब किस पे डिपेंड करती है? एंथैल्पी भी क्या डिपेंड करती है? मास पे। ये कम, मास कम करोगे, ज़्यादा करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। देखा ना, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे थे उसमें। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, इसका अगला ही टॉपिक रहेगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में। टेम्परेचर क्या होगा? अच्छा, टेम्परेचर को मास से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इतनी बड़ी रॉड को आपने गर्म किया, इतनी बड़ी रॉड का टेम्परेचर देखो, इतनी बड़ी रॉड का इसका देखो या इसका देखो, एक जैसी रहेगा। ठीक है, डेंसिटी भी कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे इतनी मिट्टी का टुकड़ा है, इतनी सी मिट्टी का टुकड़ा लो, इतनी सी मिट्टी का टुकड़ा लो, यहाँ पे मतलब उसने अगर ये सब बोल रखा है डेंसिटी, तुम जानबूझ के अलग अलग मटेरियल को मिक्स कर दोगे तो नहीं। जैसे लोहा है तो लोहे की पूरी पूरी डेंसिटी क्या है? एक जैसे। एक मास की लोगे, 1 किलोग्राम की, 2 किलोग्राम की, सबकी डेंसिटी क्या होगी? सेम रहेगी। सिमिलरली प्रेशर भी आपका मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके से ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने बता दी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मोलर प्रॉपर्टी, एक्सएम इज द वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी 1 मोल के लिए क्या बता देते हैं? एक्सएम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर 1 मोल, एक्सएम इज इक्वल टू x/n। इसको बोलते हैं क्या? मोलर प्रॉपर्टी। दिस इज दी मोलर प्रॉपर्टी। ये कोई लाइन लिख लो। मोलर प्रॉपर्टी किसके बराबर होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर प्रॉपर्टी ये फॉर 1 मोल। ये किसके लिए निकाली आपने? फॉर 1 मोल। मोलर प्रॉपर्टी क्या होगी? किसी भी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या है आपकी? एक्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव जो भी प्रॉपर्टी है उसको किससे डिवाइड कर लो? n से डिवाइड कर लो, तो किसकी क्या आ जाएगी? 1 मोल की आ जाएगी वो प्रॉपर्टी। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल है। आ रही बात समझ में? जैसे 1 मोल का आपको क्या निकालना है?
मास निकालना है, तो मास अपॉन में जितने भी नंबर ऑफ मोल है उससे रख दो तो 1 मोल का आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी 1 मोल की निकालनी है, तो इंटरनल एनर्जी रखो अपॉन में नंबर ऑफ मोल रख दो तो वो 1 मोल की आ जाएगी। एक्स को ये एक्सएम मतलब मोलर प्रॉपर्टी है, मतलब मोलर किसी भी चीज़ की मोलर प्रॉपर्टी आपको निकालना है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, एक्सपेंसिव लिख दिया हमने, एक्सटेंसिव, ठीक है। तो ये आपका मैंने एक्सटेंसिव ये भी बता दिया है। छोटी छोटी और चीज़ें हैं, सीपी सीवी और ये चीज़ें आगे की चीज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी मैथ्स का देख लो आप, ठीक है। लिख लें